तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 6th पोएम जिसका नाम है अमांडा। अमांडा एक छोटी सी बच्ची है जिसके बारे में ये कविता लिखी गई है और हमारी पोइटेस जो हैं रॉबिन क्लेन, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक बच्ची की मनःस्थिति बताने की कोशिश करी है कि जब टीन एज में बच्चा होता है तो उसके दिमाग में किस किस तरह की बातें चलती हैं। उसको रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इस कविता में हम अलग अलग पैराग्राफ्स में देखेंगे। एक पैराग्राफ में उसको कोई डांट रहा है, कुछ उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, बारी बारी उसको टोका जाता है जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नैगिंग तो बिल्कुल चाहती ही नहीं है वो कि कोई उसको नैग करे, टोके किसी भी चीज़ के लिए। और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि अमांडा अपनी दुनिया में क्या सोच रही है। अब इस पोएम में कहीं पर भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि उसको कौन डांट रहा है, कौन उसको बारी बारी टोक रहा है, लेकिन जैसा कि हम जनरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों को सही राह दिखाने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए अधिकतर जो माँ होती है वो ही बच्चों को हर चीज़ पे समझाती रहती है कि सीधा बैठो, झुको मत, ढंग से बोलो, इस तरह से मत करो। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको हर एक टाइम पर समय समय पे कुछ निर्देश अपने पेरेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं जिनसे कई बार बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं। तो अमांडा के साथ क्या हो रहा है वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। अमांडा। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing. Every child यानी हर बच्चा जो है वो ये महसूस करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, कि उसको एक तो नियंत्रित किया जा रहा है और उसको निर्देशित किया जा रहा है। कंट्रोल करने का मतलब होता है उसको नियंत्रित करना, और इंस्ट्रक्टेड का मतलब है उसको निर्देशित किया जा रहा है, यानी उसको हमेशा कुछ ना कुछ आदेश ही दिया जाता है। नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कभी कहा जाता है ये मत करो, कभी कहा जाता है वो मत करो। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed। आप लोगों को भी कई बार ऐसा लगा होगा कि आप लोगों की जो आज़ादी है उसको भी छीन लिया गया है। curtailed का मतलब होता है कटौती करना, उसको कम कर दिया गया है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू, कुछ ऐसी चीज़ें लिखिए जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके बड़े या आपके माता पिता आपको वो काम नहीं करने देते। टू रीड द पोएम अलाउड, फॉर्म पेयर्स, ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजाज, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। टू रीड द पोएम अलाउड, इस कविता को आपको ज़ोर से पढ़ना है। फॉर्म पेयर्स, और इसमें आपको दो पेयर बनाने हैं, यानी एक पैराग्राफ एक जना पढ़ेगा और दूसरा पैराग्राफ दूसरा स्टूडेंट पढ़ेगा, फिर आप उसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ में उसको कुछ कहा जाता है और दूसरे पैराग्राफ में जो मैंने कहा कि अमांडा की दुनिया है वो अपने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ होगा उन लाइनों को, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला पैराग्राफ जो है वो अमांडा की तरफ से बोला जा रहा है और दूसरा उसके पेरेंट्स की तरफ से या किसी भी बड़े की तरफ से। चलिए हम मान के चलते हैं कि उसकी माँ ही उसको समझा रही है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे माँ ही उसको कह रही हैं, क्योंकि माँ ही ज़्यादातर ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाती हैं। रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजाज, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, और उसके बाद में आपको बहुत सारे उसमें आश्चर्य भी मिलेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो सबसे पहले जो भी उसके घर में उसको डांट रहा है, हम लोगों ने ये माना कि हम एक मदर को कंसिडर कर रहे हैं, तो माँ उसको क्या कहती है अमांडा को, अमांडा अपने नाखूनों को चबाओ मत। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच का मतलब होता है झुकाना, जैसे कई लोग झुक के बैठते हैं, तो अपने कंधों को झुकाओ मत, यानी कि सिट स्ट्रेट, सीधा बैठो, बी इन अ प्रॉपर पोस्चर। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउचिंग मतलब होता है सुस्ती से बैठना। कई बार आपने देखा होगा हम इस तरह से बैठ जाते हैं, हमारी कमर एकदम टेढ़ी हुई होती है या बिल्कुल हम ढीले ढाले बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्लाउचिंग। तो मदर उसको कहती है कि इस तरह से स्लाउचिंग करना बंद करो, यानी इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा झुक के बैठना बंद करो, सीधा बैठो। तो मदर क्या क्या कह रही है उसको कि एक तो नाखून मत चबाओ, सीधा बैठो, स्ट्रेट बैठो, झुको मत। तो ये सब चीज़ें उसको इंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, उसको इन सब चीज़ों को करने के लिए कहा जा रहा है। आगे चलते हैं। देयर इज़ अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यानी कि देयर इज़ अ लैंग्विड एमराल्ड सी, लैंग्विड का मतलब होता है शिथिल, बिल्कुल शांत
एमराल्ड सी यानी समुद्र जो बिल्कुल हरे रंग का है। एमराल्ड एक पन्ना होता है जिसको बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, उसी तरह का हरे रंग का समुद्र है, क्योंकि बिल्कुल साफ़ है, किसी भी तरह का वहाँ पे गंदगी नहीं है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, यहाँ पे जहाँ पे एकदम एकांत में सिर्फ मैं अकेली ही वहाँ पर हूँ, वहाँ की निवासी हूँ। इट्स मी, वो मैं हूँ। और अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यानी मैं किसकी तरह अपने आप को इमेजिन कर रही हूँ कि एक मैं मत्स्य कन्या की तरह हूँ। मत्स्य कन्या वो होती है जिसमें उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो इंसान की तरह होता है, बहुत खूबसूरत लड़की होती है, और नीचे का जो पोर्शन होता है वो मछली के जैसा होता है, उसको हम मत्स्य कन्या बोलते हैं। तो अपने आप को अमांडा एक मत्स्य कन्या की तरह मानती हूँ कि काश मैं एक मत्स्य कन्या बन जाऊँ और मैं हरे समुद्र के अंदर अकेली शांति से आनंद पूर्वक मेरे को लहरें इधर से उधर ले जाएं और वहाँ मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है जल के प्रवाह के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुझे अपने आप लहरें इधर से उधर ले जाए। इनहेबिटेंट मतलब निवासी, मर्मेड यानी मत्स्य कन्या, और ब्लिसफुली यानी आनंद पूर्वक। तो इस पैराग्राफ में अमांडा सोचती हैं कि काश वो एक मत्स्य कन्या की तरह बन जाएं और अकेली समुद्र में लहरों के साथ तैरती रहें इधर से उधर और उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब होना नहीं चाहती। तो देखते हैं आगे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? I thought I told you to clean your shoes अमांडा। अब वापस ये जो बातें हैं ये अमांडा की मदर उसको कह रही हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अमांडा अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, क्या आपने अपने स्कूल का होमवर्क पूरा कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, यानी क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया है, यानी ये एक्सपेक्टेड है कि आप सबसे पहले उठो, अपने आप को नहा धो के आप अपने कमरे को भी ठीक करो और अपना गृह कार्य कर लो। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। उसके बाद उसको ये कहा जाता है मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हारे को अपने जूते साफ़ करने के लिए कहा था, यानी तुम्हें अपने जूते भी साफ़ करके रखने चाहिए। तो इस तरह से उसको इंस्ट्रक्शंस पे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। पहले पैराग्राफ में हमने देखा था कि उसको क्या कहा गया था कि नाखून मत चबाओ, झुक के मत बैठो, स्ट्रेट बैठो, कुड़ के मत बैठो, तो ये सब बातें कही गई। सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि अमांडा अपनी दुनिया में कहाँ खो गई। वो सोच रही है कि मैं एकदम हरे समुद्र के अंदर एक मत्स्य कन्या की तरह पानी की जो वेव्स हैं वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं और मैं उसमें बहुत शांति से अकेली हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं, मैं लहरों के साथ बह रही हूँ। फिर वापस उसको थर्ड पैराग्राफ में हम देखते हैं कि मदर उसको फिर कहती हैं कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। अगर पहली बात उसको होमवर्क करने के लिए पूछा जाता है, फिर उसको ये एक्सपेक्टेड है कि तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया होगा या करा नहीं है तो क्यों नहीं किया। इस तरह से थर्ड चीज़ उसको ये कही जाती है कि क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन कर लिए। अब इन बातों को सुन के अमांडा के दिमाग में नेक्स्ट क्या चीज़ आती है वो देखते हैं। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना और टाइडी का मतलब होता है व्यवस्थित करना, सही तरीके से रखना। अब ये देखिए वापस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जब भी कभी हमारे पैराग्राफ को इस तरह से लिखा जाता है तो वो जो पैराग्राफ है वो वापस हम अमांडा की दुनिया के बारे में जानेंगे। आई एम एन ऑर्फन, यानी कि मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूम रही हूँ। वो ऐसा इमेजिन करती है कि काश मैं एक अनाथ होती, मैं आराम से गलियों में घूम रही होती, क्योंकि अनाथ बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं होता, उनको कोई रोकता टोकता नहीं है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। पैटर्न का मतलब होता है नमूने बनाना, कि मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ रेत होती है वहाँ पे हम रेत के घर भी बनाते हैं। पाँव जो होते हैं उनके चलते हैं तो निशान हो जाते हैं। कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसके लिए बोला गया है पैटर्न बनाऊँ मैं मिट्टी के ऊपर विथ माई हश्ड बेयर फीट, यानी कि जो मेरे पाँव हैं बिल्कुल खुले हैं, उनमें कोई शूज़ नहीं पहन रखे मैंने, बिल्कुल नंगे पाँव में उसके ऊपर जाके और अपने पाँव के वहाँ पे पैटर्न्स बनाऊँ, यानी पाँव से चल के अलग अलग तरह की डिज़ाइन बनाऊँ चुपचाप, यानी बिल्कुल शांत मेरे पाँव से मैं वहाँ पे ऐसा सब कुछ करूँ। द साइलेंस
इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट। और वो कहती है कि यहाँ की जो शांति है, जब मतलब मैं एकदम अनाथ हूँ, मुझे कोई कुछ टोकने वाला नहीं हो, तो वो जो शांति है वो एकदम स्वर्णीय शांति होगी, मतलब बहुत ही सुख की अनुभूति मुझे उसमें होगी। मैं कितनी खुश होंगी, मुझे कोई भी टोकने वाला नहीं होगा, और वो जो आज़ादी होगी वो बहुत ही मीठी होगी, बहुत ही मधुर होगी। तो इस तरह से जब उसको जूतों के लिए कहा जाता है तो वो जूतों के बारे में सोचने लग जाती है कि पाँव में जूते पहनने ही नहीं पड़े, मैं मिट्टी के ऊपर जाके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाऊँ, मुझे कोई कुछ कहे नहीं। जब उसको कमरा व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है तो वो सोचती है कि मैं गलियों में घूमूँ, कोई कमरा ही नहीं हो तो मैं गलियों में घूमूँ, मुझे कोई कमरा ठीक ही नहीं करना पड़े, कोई मुझे ऑर्फन हो जाऊँ, मैं अनाथ हो जाऊँ तो मुझे कोई कहे ही नहीं कि होमवर्क करना है। तो इस तरह से अमांडा अपनी दुनिया में खोई हुई है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? यानी वापस फिर से उसको डांटा जा रहा है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि वो चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। आप लोगों को भी कहा जाता है आपके पेरेंट्स के द्वारा कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, मीठा मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, तो इसलिए उसको भी कहा जाता है कि इतनी चॉकलेट तुम मत खाओ, तुम ये चॉकलेट खाओ मत। रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने, एक्ने का मतलब होता है फुंसियाँ, कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से, ज़्यादा मीठा खाने से चेहरे के ऊपर फुंसियाँ हो जाती हैं। अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। विल यू प्लीज़, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, ये श्योर है, क्योंकि सभी के जो पेरेंट्स हैं, खास करके जो मदर्स हैं, वो बच्चों को कुछ ना कुछ नया ज्ञान देती रहती हैं, समझाती रहती हैं, और बच्चे उसके ऊपर कई बार रिएक्ट करते हैं, कई बार वो उसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो यहाँ पर अमांडा जो है वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाह रही है, हालांकि उसको डांट भी पड़ रही है, उसको बारी बारी समझाया भी जा रहा है। इस पैराग्राफ में उसको क्या कहा गया कि भाई जब तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे चेहरे पर फुंसियाँ हो जाएंगी। फिर देखा गया कि वो ध्यान नहीं दे रही, तो उसको वापस उसी मदर कहती हैं कि क्या तुम मेरी तरफ देख के बात करोगी, क्या तुम समझोगी कि मैं तुम्हें क्या कहने के लिए कह रही हूँ, क्या तुम्हें करना चाहिए। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करो कि अगर तुम चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे चेहरे पे फुंसियाँ हो जाएंगी। आई एम स्पीकिंग टू यू, यानी कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, यानी तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम मेरी बात की को तवज्जो नहीं दे रही हो, मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो अमांडा। तो इस तरह से वापस उसको कहा जाता है। एक्ने का मतलब होता है मुहासे। आगे देखते हैं, अब वापस हम कहाँ पहुँच गए, अमांडा की दुनिया में। यानी अब अमांडा वापस अपने दिमाग में क्या सोच रही है कि अब वो कहाँ जाना चाह रही है। अलग अलग चीज़ों में हमने देखा कि पहले वो समुद्र के अंदर अपने आप को मत्स्य कन्या की तरह मानती है, दूसरी बार जब वो अपनी दुनिया में चली गई तो उसने सोचा कि मैं अनाथ हो जाऊं और नंगी पाँव से रेत के ऊपर घूमूं और पैटर्न बनाऊं, मुझे कोई टोकने वाला नहीं होत। अब वो कहाँ जाती है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। अब रेपुंजल नाम की एक कहानी है जो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, जिसमें वो एक राजकुमारी होती है और उसको एक जगह पे बंद कर दिया जाता है टावर के अंदर, जहाँ कोई भी नहीं होता, और उसके बाल जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि बिल्कुल उस टावर के ऊपर, यानी उस किले के अंदर जहाँ पे उसको कैद कर रखा होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक उसके वो गोल्डन हेयर हैं, वो बाहर खिड़की से वो लटका सकती थी, जहाँ से कोई भी ऊपर आ सकता था। तो वो रपुंजल की तरह अपने आप को महसूस करती है कि जैसे रपुंजल को वहाँ कैद कर दिया गया था, वैसे मेरे को भी एक टावर के अंदर मैं बंद हो जाऊँ जहाँ कोई भी नहीं हो। यानी उसको क्या चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं चाहिए, अपनी ही दुनिया में वो रहना चाहती है। तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि काश मैं रपुंजल की तरह हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की भी सावधानी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी केयर की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी की भी परवाह नहीं करूँ, वहाँ पे मैं बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से रहूं। लाइफ इन अ टावर इज़ अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, क्योंकि उस किले के अंदर, उस टावर के अंदर जब मैं रहूँगी तो वो जो ज़िंदगी होगी वो बिल्कुल शांति भरी होगी, पीसफुल होगी, वहाँ पे बिल्कुल कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होगा। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, और रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, यानी ऐसी जगह मैं पहुँच जाऊँ बिल्कुल जो शांत हो, जो दुर्लभ हो, जहाँ कोई नहीं पहुँच सके, सिर्फ मैं अकेली हूँ उस रपुंजल की तरह उस टावर पे कैद रहूँ, मेरे मन की मर्जी से जो चाहे वो करूँ, मुझे कोई टोके नहीं, जैसे चाहे वैसे बैठूँ, जहाँ चाहे वहाँ जाऊँ, जो खाना हो वो खाऊँ। यानी शी वॉन्ट टू बी ऑल अलोन इन पीस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और अब
वो कहती है बिल्कुल निश्चित है कि मैं अपने बालों को, यानी अपने चमकते सुनहरे बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। क्योंकि जो रपुंजल की जो कहानी है उसमें ऐसे ही होता है कि जब उसको एक किले में कैद कर दिया जाता है, टावर में वो कैद होती है, तो उसके बाल इतने लंबे होते हैं कि ऊपर से जब उन बालों को वो लटकाती है तो वो ज़मीन तक आते हैं और उसके ऊपर चढ़ के राजकुमार जो है वो अंदर तक आता है। इस तरह की एक फैंटेसी, अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाई गई हैं। लेकिन रपुंजल का ये है कि उसके बहुत बड़े और गोल्डन बाल थे। तो ये जब अपने आप को एक कंपेयर कर रही है कि काश मैं रपुंजल की तरह एक टावर में कैद हो जाऊं और मेरे लंबे खूबसूरत बाल हैं उनको मैं कभी भी नीचे नहीं लटकाऊंगी, यानी कि मैं किसी को भी आने की अनुमति नहीं दूंगी मेरे पर्सनल स्पेस में। यानी मैं वहाँ अगर कैद होती हूँ, वहाँ रहती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी इस तरह का रिस्क नहीं लूँगी। क्योंकि वो तो परेशान है पहले से ही कि उसको कोई कुछ कह रहा है, कभी उसको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो डिस्टर्ब्ड है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई ज्ञान दे, कोई मुझे समझाए, कोई मुझे इंस्ट्रक्ट करे, कोई मुझे टोके, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी मन की मर्जी से एकदम खुले पक्षी की तरह, आज़ाद पक्षी की तरह वहाँ पे रहना चाहती है और शांति से रहना चाहती है कि वो बस अपनी आत्मा के साथ वहाँ मस्ती से रहे, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब उसकी मदर जो है उसको ये कहती हैं Stop that sulking. Sulking का मतलब होता है कूदना, कि इस तरह से चिढ़ना कूदना बंद करो। एट वंस यानी अभी तुरंत बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतनी ज़्यादा मूडी रहती है, यानी जिसका कि मन जो है वो बदलता रहता है। तो नैग्ड यानी दोष निकालना। और लोग क्या सोचेंगे कि जब anyone would think, कोई भी ये सोचेगा that I nagged at you अमांडा, कि मैं हमेशा तुम्हारे दोष निकालती रहती हूँ, तुम्हें टोकती रहती हूँ। तो इस तरह से तुम मूडी बनना बंद करो और इस तरह से कूदना बंद करो, यानी मुझसे चिढ़ो मत, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ एज अ पेरेंट, लेकिन जो तुम्हारा बिहेवियर है, जिस तरह से तुम बर्ताव कर रही हो, बात को सुन नहीं रही हो, इग्नोर कर रही हो, तो कोई और अगर देखेगा तो उसको ये लगेगा कि मैं तुम्हें टोक रही हूँ, मैं तुम्हें कोई चीज़ के लिए प्रतिबंधित कर रही हूँ, मना कर रही हूँ। तो यानी उसकी मदर का सोचना ये है कि फिर मेरी इमेज ख़राब होती है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, जबकि ये सब चीज़ें तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें बताई जा रही हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से अमांडा को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको समझाई जा रही हैं, प्रॉबेबली उसकी मदर के द्वारा ही, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि उसकी माँ ही उसको कह रही होंगी। कोई भी कह सकता है क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया है पोएम में, लेकिन ज़्यादातर इस तरह की जो चीज़ें हैं 80% मदर्स ही अपने बच्चों को समझाती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और इसमें वो कुछ भी गलत नहीं कह रही हैं, वो एक बच्चे को, अपने बच्चे को एक एज अ उसकी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए उसमें गंदी आदतें जो हैं उनको वो छोड़ दें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सब बातें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं कहने वाला भी बिल्कुल सही है और एक तरह से देखा जाए तो अमांडा भी अपनी जगह सही है, क्योंकि बच्चों को हमें समझाना चाहिए, लेकिन उसका एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि उनको बुरा ना लगे और वो हमारी बात को तवज्जो दें। अगर बच्चे बातों को इग्नोर करना शुरू कर दें तो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि शायद उनका जो समझाने का तरीका है वो सही नहीं है, उसको वो बदलें ताकि बच्चे उस चीज़ को समझें भी और इरिटेट ना हो और उनके मन में इस तरह की बिल्कुल भी भावना नहीं आए कि वो अकेले चले जाएं, कहीं अकेले हो। पीस ऐसी जगह मिलता है जब पेरेंट्स से दूर हो जाएं या कहीं एकांत में चले जाएं। तो इस तरह की भावना बच्चों के दिमाग से निकल जाए, इसलिए हमारे को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, पेरेंट्स को भी थोड़ा चेंज लाना चाहिए। और अमांडा जो है वो छोटी बच्ची है, क्योंकि जिस तरह से एक्ने का जिक्र हुआ है कि फुंसियाँ हो जाएंगी, तो ये एक टीन एज में होती हैं, 13-14 साल की उम्र की हो सकती है ये बच्ची, इसीलिए उसको ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। तो बहुत ही प्यारी सी कविता आज हमने पढ़ी। अब हम नेक्स्ट इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।